रिकॉर्डिंग में कुछ व्यवधान आ गया था, इसलिए इस क्लास को पुनः प्रारंभ किया जा रहा है, जो कुछ ही देर चलेगी। तो हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास, लेखन परंपरा और काल विभाजन, ये दोनों चैप्टर आज समाप्त हो चुके हैं। कुछ बातें और रह गई हैं जिन्हें हमें आपसे बात करनी है इस संबंध में, तो वो भी हम कुछ पॉइंट्स में उसे लिख लेते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया, यह किस आधार पर लिखा गया है, उसके स्रोत कौन कौन से रहे हैं, किन स्रोतों का इसमें प्रयोग किया गया है, किन आधारों का प्रयोग किया गया है, जिस आधार पर ये हिंदी साहित्य का इतिहास विभिन्न विद्वानों ने लिखे हैं। तो इस स्रोत को कई वर्गों में विभाजित किया गया है, तो हम उन्हीं वर्गों के संबंध में आज बात करेंगे। तो आप पहले पॉइंट के रूप में लिखेंगे हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के आधार। एक हेडिंग टाइप का आप डाल सकते हैं इसे, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के आधार। इसे 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। हम पहला लिखेंगे, नंबर 1, साहित्यकारों की प्रकाशित व अप्रकाशित रचनाएं। साहित्यकारों की प्रकाशित व अप्रकाशित रचनाएं। अर्थात साहित्यकारों की जो रचनाएं प्रकाशित थीं उनको स्रोत के रूप में प्रयोग किया गया, और जो रचनाएं किसी कारणवश प्रकाशित नहीं हो पाईं, उनकी पांडुलिपियां मिली होंगी, उसको भी साहित्य के इतिहास लेखकों ने अपने आधार के रूप में प्रयोग किया है। नंबर 2, साहित्यकारों व साहित्यिक रचनाओं का परिचय प्रस्तुत करने वाली कृतियां। साहित्यकारों व साहित्यिक रचनाओं का परिचय प्रस्तुत करने वाली कृतियां। अर्थात कुछ ऐसे लोग भी थे पूर्व में जिन्होंने कुछ ऐसे ग्रंथ लिखे जिनमें तमाम साहित्यकारों को लिया गया और उनकी साहित्यिक रचनाओं का एक विवरण मात्र प्रस्तुत किया गया, उस पर किसी प्रकार की अन्य टीका टिप्पणी नहीं की गई। एक प्रकार से आप समझ लीजिए बायोडेटा एकत्र किया गया कुछ विद्वानों के द्वारा। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि 252 वैश्रवण की वार्ता, 84 वैश्रवण की वार्ता, इस प्रकार के तमाम ग्रंथ हैं जिनको हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों ने स्रोत एवं आधार ग्रंथ के रूप में प्रयोग किया। नंबर 3, साहित्य के विभिन्न अंगों, साहित्य के विभिन्न अंगों, रूपों, धाराओं व प्रवृत्तियों की व्याख्या से संबंधित। साहित्य के विभिन्न अंगों, रूपों, धाराओं व प्रवृत्तियों की व्याख्या से संबंधित आलोचनात्मक व अनुसंधान परक ग्रंथ। आलोचनात्मक व अनुसंधान परक ग्रंथ। कुछ ऐसे भी विद्वान हुए, आलोचक हुए, जिन्होंने साहित्य पर अपनी तमाम आलोचना ग्रंथ लिखे। कई रिसर्चेज हुई, कई अनुसंधान हुए, शोध हुए। तो ऐसे शोधपरक ग्रंथों को और इस प्रकार के आलोचनात्मक ग्रंथों को भी हिंदी साहित्य इतिहास लेखन करने वाले विद्वानों ने अपने स्रोत या आधार ग्रंथ के रूप में प्रयोग किया। नंबर 4,
प्राचीन साहित्यकारों के काल निर्धारण व रचना काल के निर्णय में प्राचीन साहित्यकारों के काल निर्धारण व रचना काल के निर्णय में योग देने वाली ऐतिहासिक सामग्री जैसे शिलालेख अर्थात चट्टानों और पत्थरों पर लिखे गए आलेख, वंशावलियां तथा प्रामाणिक उल्लेख आदि। शिलालेख, वंशावलियां तथा प्रामाणिक उल्लेख। वंशावलियां से तात्पर्य है कि किस राजा के यहाँ जो वंश परंपरा चली, किसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, या उनके पिता, प्रपितामह, पितामह, इस तरह से डिटेल कहीं मिला होगा तो उसको भी हिंदी साहित्य इतिहास लेखन करने वाले विद्वानों ने अपने आधार के रूप में प्रयोग किया। नंबर 5, विभिन्न युगों की आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों पर प्रकाश डालने वाली सामग्री। विभिन्न युगों की आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों पर प्रकाश डालने वाली सामग्री अर्थात ऐसा लेखन या ऐसी सामग्री जो पिछले तमाम युगों पर किसी न किसी प्रकार से प्रकाश डालती है। हो सकता है किसी ग्रंथ में उस युग की राजनैतिक स्थिति का पता चलता हो, किसी से आर्थिक का पता चलता हो, किसी से सामाजिक स्थिति का पता चलता हो, किसी ग्रंथ में उस युग की सांस्कृतिक स्थिति का पता चलता हो। इस प्रकार से जो ग्रंथ लिखे गए उनकी भी सहायता हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के विद्वानों ने ली। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो हम ये लिखेंगे, ये हमारा अंतिम पॉइंट होगा आज का, कि जो ये काल विभाजन हुए अभी तक जो हमने पढ़ा हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा और काल विभाजन चैप्टर के अंतर्गत, तो ये काल विभाजन किस आधार पर हुए, इनके भी कई आधार लिए गए। अलग अलग आधारों पर इनके अलग अलग नाम रखे गए, इनका नामकरण किया गया। तो हम ये जानेंगे कि वे कौन कौन से आधार रहे हैं। तो पहला लिखेंगे इस क्रम में, ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार, यानी जो नामकरण किया गया वह ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार किस प्रकार किया गया, ये हम यहां पर लिखेंगे। पहला लिखेंगे ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार, और फिर डैश करके लिखेंगे कि इस आधार पर जो नामकरण किया गया वो कैसा है। डैश करके लिखेंगे आदिकाल, मध्यकाल, संक्रांति काल, आधुनिक काल आदि। आदिकाल, मध्यकाल, संक्रांति काल, आधुनिक काल आदि। नंबर 2, शासक और उसके शासन काल के अनुसार। शासक और उसके शासन काल के अनुसार, यानी उस समय कौन सा शासक रहा या उसके शासन काल
का नाम क्या था, इस आधार पर भी युगों का नामकरण किया गया। जैसे डैश करके लिखेंगे एलिजाबेथ युग, एलिजाबेथ युग, विक्टोरिया युग, मराठा काल आदि। एलिजाबेथ युग, विक्टोरिया युग, मराठा काल आदि। नंबर 3, लोकनायक और उसके प्रभाव काल के अनुसार, लोकनायक और उसके प्रभाव काल के अनुसार। डैश करके लिखेंगे चैतन्य काल, गांधी युग आदि। चैतन्य काल, गांधी युग आदि। नंबर 4, साहित्य नेता एवं उसकी प्रभाव परिधि के आधार पर, साहित्य नेता एवं उसकी प्रभाव परिधि के आधार पर। डैश करके लिखेंगे रविंद्र युग, भारतेंदु युग, रविंद्र युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग आदि। नंबर 5, राष्ट्रीय सामाजिक अथवा सांस्कृतिक घटना, राष्ट्रीय सामाजिक अथवा सांस्कृतिक घटना या आंदोलन के आधार पर। डैश करके लिखेंगे इसमें, इस आधार पर जो नामकरण हुआ, भक्ति काल, पुनर्जागरण काल, भक्ति काल, पुनर्जागरण काल, सुधार काल, युद्धोत्तर काल, युद्धोत्तर काल, युद्ध के बाद का काल, स्वातंत्र्योत्तर काल अर्थात स्वतंत्रता के बाद का जो समय था, स्वातंत्र्योत्तर काल आदि। नंबर 6, साहित्यिक प्रवृत्ति के नाम पर, साहित्यिक प्रवृत्ति के नाम पर। डैश करके नाम लिखेंगे रोमानी युग, रोमानी युग, रीतिकाल, छायावाद आदि। रोमानी युग, रीतिकाल, छायावाद, प्रयोगवाद आदि। इस प्रकार से ये है 2 चैप्टर हमारे पूरे हुए आपके सिलेबस से संबंधित। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा, नामकरण और काल विभाजन, काल विभाजन और नामकरण। अब इसके बाद हमारा पहला जो काल है वो है आदिकाल। इस संबंध में हम विस्तार से चर्चा करेंगे अपनी अगली क्लास में। तब तक आराम से आप पढ़ें लिखें और इंतज़ार करें कि ऑफलाइन क्लासेज शुरू हों तो फिर से आपसे मुलाकात होगी।
बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों को एक बार पुनः सूचित किया जा रहा है कि वे अपने असाइनमेंट को अच्छे से लिखें, उसे फाइल में बना करके, और 17, 18, 19 ये 3 डेट्स दी हुई हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको शेयर कर दिया गया है वो नोटिस। तो जिस ग्रुप को जिस दिन बुलाया गया है उस ग्रुप के बच्चे उस दिन आकर के अपना असाइनमेंट जमा कर दें। सभी को एक साथ नहीं बुलाया गया है, कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन किया गया है इसलिए, ताकि भीड़ कम से कम एकत्र हो। इसलिए अलग अलग दिन पे अलग अलग ग्रुप के बच्चों को बुलाया गया है, वे आएंगे और जमा कर सकेंगे। धन्यवाद।